वेलकम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च किए हैं, थ्योरीज निकाले हैं और उसका आउटपुट भी जो समाज को या एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट को डिवोट किए हैं और उन्हीं के बेसिस पर आज एजुकेशनल साइकोलॉजी आगे बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा वो डेवलपमेंट्स हुए हैं और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये सब काम किए हैं। तो फर्स्ट आते हैं प्लेटो, एक ग्रीक फिलोसोफर है। उन्होंने एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप किया एंड इट्स रिलेशन टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो उनके जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें वो डेवलप किए कि अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए, पीपल के लिए उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। जैसे उनका रुचि जिसमें रहे उसी को ही वो लोग पढ़ेंगे या उसी में आगे बढ़ेंगे, इस टाइप का सब्जेक्ट उन्होंने किया। उसमें सब्जेक्ट में आता है ग्रामर, जिम्नास्टिक, पेंटिंग्स, म्यूजिक, फिलोसफी एट्सेट्रा। फिर उन्होंने एजुकेशन के थ्रू करेक्टर भी बिल्डिंग करने के लिए सोचा और वही फोस्टर किए, आगे वही डेवलप किए और सभी को प्रचार प्रसार किए, बताए। फिर उन्होंने मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होना चाहिए ये भी कंट्रीब्यूट किया। नेचर ऑफ लर्निंग के ऊपर भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि कौन कौन सा एरिया में जो लर्निंग है वो व्याप जाता है और कौन सा काम करता है, इनके ऊपर उन्होंने बताया। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ होम, जो घर का जो इन्फ्लुएंस होता है, घर का जो इफेक्ट होता है एक स्टूडेंट के ऊपर, वो कैसे आगे स्टूडेंट को बढ़ाता है घर, या फिर जो होम रहता है उनके मम्मी पापा या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका इफेक्ट क्या आता है बच्चों के ऊपर और उनके एजुकेशन के ऊपर, उनके ऊपर भी प्लेटो ने रिसर्च किया और डेवलप किया एक थ्योरी और समाज को उन्होंने बताया। उसके साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी का डेवलपमेंट किया। फिर सेकेंड में आते हैं एरिस्टोटल, वो भी एक ग्रीक फिलोसोफर हैं। उन्होंने भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रीब्यूट किया। साइकोलॉजी टू बी द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इन्वेस्टिगेट्स द सोल एंड इट्स प्रॉपर्टीज बोले। उन्होंने साइकोलॉजी को एक साइंस का ब्रांच बोले और इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोचे कि सोल क्या है और इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इनके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और कंट्रीब्यूट किया। फिर आता है जीन जैक रूसो, जो यूरोपियन के एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने डेवलप किया है ए न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उन्होंने एक बुक भी रिलीज किया है, उनका फेमस बुक था, उसका नाम था एमिली। उसका जो मेन थिंग्स था उसमें वो बोले हैं कि नेचुरल एजुकेशन को डेवलप करना है। नेचुरल एजुकेशन जैसे क्या, जो हम क्लास के बाहर जिस एजुकेशन को पाते हैं, जैसे सोशल एजुकेशन हो गया, मोरल एजुकेशन हो गया, दूसरों के साथ जो डीलिंग करते हैं, व्यवहार करते हैं, इस एजुकेशन को उन्होंने एम्फासिस दिया है। रादर वो क्लासरूम में बैठ के जो पढ़ाई होता है, लिखाई होता है, उससे बेहतर यही है बोले उन्होंने। मतलब वो डायरेक्ट सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं बच्चों को और उनसे जो इंटरनल कैपेसिटीज है उसको डेवलप करना चाहते हैं। तो यही था उनका जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर आता है जॉन लॉक, जो इंग्लैंड के एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया डॉक्ट्रिन ऑफ फैकल्टी। उसके हिसाब से माइंड 3 इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ पावर है या फिर कैपेसिटीज है। हमारे माइंड के अंदर 3 ठो सेट ऑफ पावर या फिर शक्ति जिसको बोलते हैं वो काम करता है। तो उसमें पहला जो आता है रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, हम समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग या फिर समझते हैं, तर्क के साथ समझते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। उसके साथ साथ हमारे फीलिंग रहता है, हमारे डिजायर रहता है, हमारे इमोशंस रहता है, हमारे अंदर एपिटाइट्स भी रहता है, क्षुधा रहता है, जो कि हमें आगे लेने के लिए प्रेरित करता है। हम करेंगे या नहीं करेंगे, या जाएंगे नहीं जाएंगे, वो सोच विचार अपने अंदर सेकंड स्टेज में आता है। फिर एक विल पावर भी रहता है, अगर विल होगा, इच्छा शक्ति होगा, तभी हम आगे जाएंगे। इस टाइप के उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया। इंडिपेंडेंट 3 सेट्स ऑफ माइंड या पावर उन्होंने बोला। फिर आता है J.H. पेस्टोलॉजी, स्विट्जरलैंड के एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको पेस्टल साइकोलॉजाइज एजुकेशन बोलते हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आज तक रिलेवेंस रहा है। उनका मेथड्स ऑफ टीचिंग, उनके अंदर उन्होंने इंटीग्रेट किया हेड, मस्तिष्क, हार्ट जो हार्ट रहता है हमारा, और हैंड,
ये तीनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा बोले। तो ये तीनों चीज़ों का उन्होंने मिश्रण किया और उनका एक नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप किया और प्रोपागेट किया। वो है उनका था ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर आता है हर्बर्ट स्पेंसर, जो इंग्लैंड के एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने पब्लिश किया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड ही एम्फासाइज्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। खुद का जो विकास है वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई करेंगे, कितना समय पढ़ाई करेंगे, ये सब खुद को सोचना है और पढ़ाई करना है या फिर आगे बढ़ना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे बोले उन्होंने एम्फासाइज किया। फिर उसके साथ साथ उन्होंने सिंपैथेटिक अटेंशन फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स, मतलब टीचर्स का सिंपैथी स्टूडेंट के ऊपर हमेशा रहना चाहिए, ये भी उन्होंने प्रतिपादित किया। फिर आगे उन्होंने बोला ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्व करो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो। फिर फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्री प्ले, ये भी ज़रूरी है उन्होंने बोला, जो कि आज भी हम हमारे स्कूल में रिलेवेंस रखते हैं, खेल को महत्व देते हैं, या फिजिकल एक्सरसाइज जो हर शनिवार को हम ड्रिल के माध्यम से करते रहते हैं। फिर आता है फ्रेडरिक फ्रोवेल, जर्मन के एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, रिसर्च किया और निकाला कि फाउंडर ऑफ द किंडरगार्टन जो स्कूल अभी भी हमारे समाज में चलता है, उसका उन्होंने डेवलप किया और कंट्रीब्यूट किया। इसके अंदर क्या आता है देखिए, बिलीव्ड दैट, उन्होंने सोचा कि मोस्ट मदर्स वर नॉट क्वालिफाइड टू परफॉर्म देयर क्रूशियल एजुकेशनल फंक्शन, कि हमारे जो मदर्स हैं, मम्मी हैं, या जो घर में रहते हैं, वो बच्चों को उतना देखभाल नहीं कर सकते, उतना पढ़ाई लिखाई नहीं करवा सकते जैसे उनका होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप किया, जिसको हम अभी आंगनबाड़ी भी बोल सकते हैं या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर बोलते हैं। इन्हीं का जो वो कंट्रीब्यूशन था वो अभी भी हमारे समाज में चल रहा है। तो ये उनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर आता है J.M. कैटल, जो यूनाइटेड स्टेट्स के एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल मेथड को उन्होंने ऑब्जेक्टिव वे से इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम उन्होंने दिया मेंटल टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब किसी का इंटेलिजेंस को हम ऑब्जेक्टिव वे से टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने डिवाइसेस टूल्स डेवलप किया। वो टूल आज भी हम इंडिविजुअल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जिसको कोई भी यूज कर सकता है, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं रहता, कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी हम उसको यूज कर सकते हैं और उसका इंडिविजुअल कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं। फिर आता है अल्फ्रेड बिनेट, फ्रांस के हैं, वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने IQ टेस्ट डेवलप किया, जिसका नाम था बिनेट साइमन टेस्ट। उन्होंने इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को स्टडी करने के लिए ये रिसर्च करके टूल बनाया था। वो टूल अभी भी यूज किया जाता है, जो एजुकेशन या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी यूज करके जो इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द चिल्ड्रन है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसका स्टडी करना जो पहले बार उन्होंने निकाला और हमारे जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे कि आप जानते हैं, कोई बच्चे लो रहते हैं जिसको हम बेसाल इडियट बोलते हैं, और कुछ बच्चे बहुत फास्ट रहते हैं, वो इंटेलिजेंट रहते हैं। वैसे स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, ये भी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे स्कूल में प्रचलित होता है और उनको हम पढ़ाई भी करते हैं स्कूल में। इसीलिए हमें इंटेलिजेंस टेस्ट करना ज़रूरी रहता है। विलियम जेम्स अमेरिका के एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है स्टडी द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, जैसे दो ठो स्टेट रहता है। हम कॉन्शियसनेस में जो कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में हम काम करते हैं उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया, रिसर्च किया और अंडरस्टैंड द फंक्शनल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी उन्होंने स्टडी किया। और मेंटल प्रोसेस, जो हमारा माइंड है वो कैसे काम करता है, कैसे परिस्थिति में कैसे काम करता है, कैसे अच्छा काम कर सकता है या कैसा वो गलत होता है, इसके ऊपर उन्होंने एक डीप रिसर्च किया और एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि किस प्रकार के इंसान से किस टाइप का काम हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे खराब हो सकता है, कैसे सुधार सकते हैं, इन सभी के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर आते हैं J.B. वाटसन, अमेरिका के एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एनिमल बिहेवियर के ऊपर स्टडी किया
और चाइल्ड रियरिंग, जो बच्चों का रियरिंग होता है, लालन पालन होता है, कैसे उनके एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फिर उनको कैसे अच्छे इंसान बना सकते हैं, इसी के ऊपर उन्होंने स्टडी किया और डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन एंड लर्निंग एबिलिटी। जैसे ब्रेन के हिसाब से लर्निंग होता है, जैसे किसी का स्ट्रॉन्ग ब्रेन है, अच्छा ब्रेन है तो अच्छे से कैप्चर कर लेता है, अगर कोई किसी का कम है, स्लो है तो वो धीरे से कैप्चर कर सकता है और कम पढ़ाई भी उसका होता है। ऐसे इन्होंने एक स्टडी किया और एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर, ब्रेन और लर्निंग एबिलिटी के ऊपर कंट्रीब्यूशन दिया। फिर आई.पी. पावलोव रशियन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने जो रिसर्च करके थ्योरी निकाला था उसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके हिसाब से स्टिमुलस देने के बाद रिस्पॉन्स होता है, हम कुछ देते हैं तो हमें कुछ मिलता है। तो उन्होंने वैसे बच्चों के ऊपर यहाँ बोले हैं कि बच्चों को अगर हम कुछ देते हैं तो वहाँ से हमें कुछ रिस्पॉन्स भी मिलता है। अगर हम चॉकलेट देंगे, बोलेंगे चलो बच्चों ये पढ़ाई करो, तो बच्चे पढ़ेंगे, फिर उनको चॉकलेट भी मिलेगा। इस तरह का उनका लर्निंग को हम एनहांस कर सकते हैं। इन्होंने वैसे तो एक कुत्ता के ऊपर भी स्टडी किया था। नेक्स्ट, मैक्स रेथमर जर्मन के एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और वो एक गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। उनका भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज किए हैं और उनके हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन आया है, उनका परसेप्शन इज ए होल, ये उनका जो मेन प्रोपागेशन था, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करके एजुकेशनल साइकोलॉजी को कंट्रीब्यूट किया है। वुल्फगंग कोहलर जो जर्मन के एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके हिसाब से डिस्कवर दैट लर्निंग कैन ऑकर व्हेन वी गेन इंसाइट इनटू एन एंटायर सिचुएशन एंड अपोज्ड टू फोकसिंग ओनली ऑन एन इंडिविजुअल पार्ट। तो उनके हिसाब से जो होल है, पूरे टोटल सिस्टम है, उसको पहले देखेंगे, समझेंगे, परख लेंगे, उसके बाद हमें वहाँ से लर्निंग होता है बोलते हैं। तो उनके हिसाब से होल टू पार्ट हम बोल सकते हैं उनका कंट्रीब्यूशन को। कूट कोपका जो जर्मन के एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, एक्सपेरिमेंट किया है और रिसर्च करके आउटपुट निकाला है। उनके हिसाब से एक्सपीरियंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल के ऊपर, या जो एक्सपीरियंस से हमें मिलता है उसी को हम यहाँ लर्निंग बोल सकते हैं। और उन्होंने नोशन दैट कॉन्शियसनेस को उन्होंने रिजेक्ट किया है और सेपरेट एलिमेंट्स जो होते हैं वहाँ से हमें जो लर्निंग मिलता है उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया है। उनके हिसाब से ये लर्निंग नहीं हो सकता, जो एक्सपीरियंस से होता है वही लर्निंग है बोल के बोलते हैं। इस तरह उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रीब्यूट करके एजुकेशनल साइकोलॉजी को आगे बढ़ाया है। फिर आता है सिगमंड फ्रॉयड जो एक ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका जो रिसर्च था और कंट्रीब्यूशन था उसको हम साइको एनालिसिस के हिसाब से जानते हैं। उनके हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर का जो माइंड रहता है वो 3 स्टेज में रहता है, जैसे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस हम बोल सकते हैं। और ये 3 स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से वो आगे रिस्पॉन्स करता है, आगे समाज में या दूसरों के साथ वो बातचीत करता है, उनके साथ बिहेव करता है या समाज में आगे लाइफ लीड करता है। तो इस ऐसे इन्होंने एक स्टडी करके एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रीब्यूट किया है। फिर C.G. चंग स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है उनको हम बोल सकते हैं एनालिटिकल साइकोलॉजी। उनके हिसाब से जो होलिस्टिक अप्रोच व्हिच इंटीग्रेट्स द ह्यूमन साइकी, ह्यूमन माइंड को एक होलिस्टिक अप्रोच से उन्होंने जोड़ता है बोल के रिसर्च निकाले हैं और कंट्रीब्यूट किए हैं। द बॉडी, माइंड एंड सोल आर बीइंग ब्रॉट टुगेदर। बॉडी, माइंड और सोल ये सब मिलाते हैं तभी एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग होता है और वो आगे अच्छी ज़िंदगी जीता है, और इसका कॉम्बिनेशन जरूरी है बोल के उन्होंने आगे कंट्रीब्यूट किया। जियान पियाजेट जो स्विट्जरलैंड के एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल के अंदर, उसके ऊपर स्टडी किया और उन्होंने 4 स्टेजेस निकाले हैं और वो 4 स्टेज के हिसाब से जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसको डिवाइड किए हैं। जैसे फर्स्ट में उन्होंने बोला सेंसरी मोटर स्टेज जो अप टू 24 मंथ्स के बच्चे रहते हैं उस स्टेज में भी डेवलप होता है। फिर उन्होंने बोला प्री ऑपरेशनल स्टेज
जो 24 मंथ्स से लेके 7 ईयर्स तक का पीरियड रहता है, उसमें भी उनका डेवलपमेंट होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एक स्टेज बोला उन्होंने, जिसको 7 ईयर्स से 11 ईयर्स तक उन्होंने लिया, और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला जो 11 से एडोलसेंट, जिसको 18 साल तक हम बोल सकते हैं। वैसे चार स्टेप उन्होंने डिवाइड किया। इसके हिसाब से जो मेंटल एबिलिटी होता है बच्चों का, वो डेवलप करता है, उन्होंने बोले हैं। इस तरह पियाजेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी निकाला और एजुकेशनल साइकोलॉजी को कंट्रीब्यूट किया। फिर 20वीं सेंचुरी में भी बहुत सारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे रिसर्च किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और थ्योरीज निकाले हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी को स्ट्रेंथन किए हैं उनका कंट्रीब्यूशन देके। उनमें से हम यहाँ देखेंगे तो E.L. थॉर्नडाइक जो हैं, उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग कंट्रीब्यूट किया है, जिसके माध्यम से हम यहाँ जान सकते हैं कि कोई करते करते सीखता है। कोई एक बार में गलत करता है, दूसरा बार फिर गलत होता है, फिर तीसरा बार थोड़ा सुधरता है, फिर आगे वैसे कर करके वो आगे कंप्लीटली सीख जाता है। फिर B.F. स्किनर जो हैं, उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का रिसर्च करके कंट्रीब्यूट किया है। C.H. जूट साइंटिफिक मेथड्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन को साइंटिफिक मेथड से स्टडी करने के लिए कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करके कंट्रीब्यूशन दिया है। L.M. टर्मेन डेवलप्ड मेंटल टेस्टिंग, और वेसलर जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट ऑन एडल्ट्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और कंट्रीब्यूशन दिया है। वैसे देखेंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए कंटिन्यूसली ग्रोइंग डिसिप्लिन। अभी तक ये बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहा है, इसके ऊपर रिसर्च भी चल रहा है। डे टू डे लाइफ में एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे रिसर्चर हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कर रहे हैं। कोई जानवर के ऊपर करता है तो कोई इंसान के ऊपर भी रिसर्च करता है, बच्चों के ऊपर रिसर्च भी चल रहा है। These are the some of the important contributions towards educational psychology by the educational psychologist till date, and there are also any more other researches and contribution towards educational psychology which has not been included and which can be included by you also even after this. And thank you friends, thank you for watching the video, hoping that you have enjoyed the session. Please like and subscribe the channel for getting such more informative videos. Thank you.